अरे दीदी, लो भाई कॉपी बंद कर दो अपनी। अपन हिस्ट्री के अंदर आते हैं। सर प्लीज विराजो दीदी, वहां विराजो, क्या नाम है, पूनम दीदी के पास चले। ठीक है, अपना पांचवा चैप्टर लोकतंत्र के अंदर हो चुका था। हिस्ट्री के अंदर अपना कौन सा चैप्टर बाकी है? चौथा और पांचवा। तो चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समझना है ध्यान से, ठीक है। चौथे चैप्टर का नाम क्या अपने पास? वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अब ये उपनिवेशवाद क्या होगा ये भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उससे पहले अपन बात करते हैं औपनिवेशिक। आपको पता है भारत में अंग्रेज आए थे, तो भारत में अंग्रेज जब आए थे तब से लेकर वो जब तक भारत में रहे, अंग्रेज भारत में जब आए थे तब से लेकर तक का जो काल होता है, जब तक अंग्रेज भारत में थे, उस काल को क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक काल कहा जाता है। उस काल को क्या कहा जाता है सर जी? औपनिवेशिक काल, ठीक है। अब आप भारत के अंदर रेलें चलती देखते हो, ट्रेनें चलती है, वो ट्रेनें अंग्रेजों की देन है, ठीक है। ट्रेनें, भारत जो विकास करा, ठीक है, भारत ने जो विकास किया था वो अंग्रेजों की वजह से हुआ था। अब भारत ने अंग्रेजों ने विकास तो कर ही दिया। जैसे सपोज करो उन्होंने ना कल कारखाने स्थापित कर दिए, उद्योग धंधे स्थापित कर दिए, रेल लाइनें लगा दी, तो उन्होंने ना किसके साधनों का यूज किया? भारत के साधनों का यूज किया। तो भारत के साधनों का उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया, बहुत ज्यादा उपयोग किया। इस कारण भारत में उन संसाधनों की क्या हो गई? कमी। अब कौन कौन से संसाधनों की कमी हो गई वही इसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और स्थिति पढ़ेंगे कि उस समय भारत कैसा था और अब भारत कैसा है, ठीक है। आओ देखते हैं। तो अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अब ये उपनिवेशवाद क्या होगा? तो वो जो अपन को गुलाम बना के रखा था ना उन्होंने, उसी की बात कर रहे हैं। अगला, सन 1700 से लेकर 1995 के बीच, ठीक है, 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल थे, ठीक है। कब की बात कर रहा हूं? 1700 से लेकर 1995 तक की। इसके बीच कितने? 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल थे, अर्थात दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.9 भाग को, ठीक है। तो 1700 से 1995 के बीच की बात कर रहा हूं मैं विश्व के अंदर, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि औद्योगिक विकास करने के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, ट्रेनें चलाने के लिए, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या के लिए, जो घर बनाए गए उनके लिए कितने कितने किलोमीटर वर्ग वो काट दिए पेड़? 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगलों का क्या कर दिया गया? सफाया कर दिया गया। अर्थात दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग जो था वो औद्योगिक इस्तेमाल औद्योगिक इस्तेमाल का मतलब होता है कल कारखानों के लिए, फैक्ट्रियां बनाने के लिए, और खेतों में खेती बाड़ी के लिए, चरगाहों जलाओ लकड़ी के लिए साफ कर दिए गए। तो ध्यान रखना 1700 से 1995 के बीच कितने वर्ग किलोमीटर जंगल साफ कर दिए गए? 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल साफ कर दिए गए। और ये जो 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल थे, ये पूरी पृथ्वी के वनों का जो क्षेत्रफल था उसका कितना प्रतिशत था? 9.3%। ये कब की बात कर रहा हूँ? 1995 के, 1700 से लेकर 1995 के। तो आज ये जो प्रदूषण अपन देखते हैं ना, दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण है या प्रदूषण देखते हैं, वो सब इन्हीं की वजह से। भाई पेड़ को तो आपने काट ही दिया ना, आपने कितने पेड़ काटे? अभी आंकड़े और आएंगे कि कितने पेड़ काटे इन्होंने। सबसे पहले अपना जो टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर में आ रहा है वो वन का विनाश, वन विनाश। तो वन का खत्म होना, वन का लुप्त होना, जंगलों का नष्ट होना, ही क्या कहलाएगा? वन विनाश। तो वनों के लुप्त होने कोई मतलब, लुप्त का मतलब जानते हो ना, खत्म होने कोई। तो वनों का जो खत्म होने का जो होता है दौर, उसे क्या कहा जाता है? वन विनाश। जिस जगह तुम आज यहाँ बैठे हो ना, कहा जाता है अपना किशनगढ़ में जो पुरानी मिल है ना, पुरानी मिल, यहाँ से सरवाड़ी गेट तक आने जाने के लिए केवल एक वो पगडंडी थी, इतनी सी पगडंडी, जानते हो ना, जिससे केवल आवाज आवाज हो सकती थी साइकिल से, या कोई पैदल लोग जा सकते थे, ठीक है। और बाकी में पूरा जंगल था, पूरा जंगल था। और ये बात कब की कर रहा हूं मैं? जस्ट अभी यूं मानो आज से 25-30 साल पहले की बात करूं, 30 साल पहले की, ओनली फॉर 13 ईयर्स, ठीक है। 1995 में, अभी क्या चल रहा है 2025, ये था पूरा पूरा भारत। यहाँ अपने किशनगढ़ के मतलब जंगल ही जंगल थे। और कहा जाता है कि यहाँ पे वो बगेरा चीते जानते होंगे ना, ये तो अक्सर यहाँ पे लोगों को डर रहता था कि आ नहीं जाए, अब ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि हमने विकास तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हम जहां पहले साइकिल से जाते थे ना, वहां अपनी खुद की कार से जाते हैं। आपने विकास तो कर लिया, लेकिन बाबूजी आपने विकास इस तरह किया कि आपने आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा आपने, ठीक है। आपने सन 1995 में इतने जंगल काट दिए कि अब आपको प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में देखोगे ना, लोग बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते, प्रदूषण इतना है वहां पे। वो बिना, यूं मानो कि वहां पे अगर चलने वाला जो कोई व्यक्ति है दिल्ली के अंदर, कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल चल रहा है, वो सिगरेट नहीं पीता होगा ना, तो भी उसको कैंसर का खतरा है। धुआं में इतना वो हो गया, ठीक है ना, वहां का धुआं इतना प्रदूषित हो गया, वहां की हवा इतनी प्रदूषित हो गई कि अगर आप सांस ले रहे हो ना वहां खुले हवा में, तो यूं मानो आप स्मोकिंग कर रहे हो। तो ये हालात
हमने ही पैदा किए और हम पे ही संकट है, ठीक है। अब हम और ज्यादा, जैसे अभी है ना, बिना बेवजह गाड़ियां चला रहे, हम अभी भी पेड़ काटते, पेड़ लगाते नहीं, अभी भी काट रहे, आने वाला समय इससे भी ज्यादा खराब आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैं अगर अपने आप को बचाना है, अगले आने वाली पीढ़ी को बचाना है ना, तो पेड़ों को तो लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि सर हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम ऑक्सीजन खरीद के पहन लेंगे या जो भी हो, तो ऑक्सीजन मास्क आएगा, क्या कर लोगे तुम, पेड़ लगाओगे तभी तो ऑक्सीजन बनेगी ना। तो ये ध्यान रखना, दिल्ली में बहुत ज्यादा हालत खराब है और पेड़ इतने अंधाधुंध काटे गए। और तुमने यहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, जस्ट किशनगढ़ की 30 साल पहले की, आने जाने के लिए इतनी बड़ी इमारतें इमारतें नहीं, एक पुरानी मिल होती थी और लोगों की कच्ची झोपड़ियां होती थी, कच्चे घर होते थे, उनमें आने जाने के लिए, आवाजाही के लिए ही होता था। अभी जंगल देखने को नहीं मिलते अपन को, जंगल केवल पहाड़ों में, पहाड़ अपने जो आसपास की बात करूं वहां भी नहीं होते, वहां भी तुम जाओगे ना जंगल में तो किसी ना किसी का रोका हुआ मिल जाएगा, वो उसने वहां भी जगह नहीं छोड़ी। तो ये ध्यान रखना, हम सब तैयार है बर्बाद होने के लिए, हम सब तैयार है, हम सबके सब तैयार है मरने के लिए, अगर हमने पेड़ नहीं लगाए तो। बस ये हम जी रहे इस आस में कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन प्रकृति ने अपना रूप दिखा दिया ना, उस दिन बस हम बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी अगर हम कर लेना, ये पेड़ों को काटना छोड़ दे, ठीक है, पेड़ लगाना शुरू कर दे। अब ऐसा तो है नहीं पेड़ आज लगाया कल ही बड़ा हो जाएगा, कम से कम कोई एक पेड़ 10 साल लेता है बड़े होने में, कोई पेड़ 10 साल लेता है बड़े होने में, तब जाके वो आपको ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो वो तब आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो इसलिए कोशिश करो कि पेड़ लगाना शुरू करो। अभी हालात में और खराब बताऊंगा तुम्हें, अभी तो शुरुआत हुई है इस चैप्टर की, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तक तो केवल अपन ने ना, यूं मानो कि चींटी भर का नुकसान पड़ा है, अभी तो और ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वन विनाश, तो वनों के लुप्त होने को ही क्या कहा गया, वन विनाश। अब बैठे बैठे तो मेरे को सूझेगा नहीं कि मैं पेड़ काटूं, कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, अंग्रेजों की भी कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी, पहले के लोगों की, कि उन्होंने पेड़ काटे। तो पहला कारण क्या आता है, जमीन की बेहतरी या कृषि क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए, या तो वो भाई जंगलों में जमीन बहुत बड़ी होती है क्योंकि वहां फसल बहुत अच्छी होती है, तो उन्होंने सोचा जंगल की जमीन को साफ कर देंगे, वहां खेती करेंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा, उसको बाजार में बेच देंगे और हमें पैसा अच्छा मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, औपनिवेशिक काल में भारत की आबादी में वृद्धि हुई, भारत की आबादी जो है ना वो बढ़ी थी, अभी यूं ही भारत 141 करोड़ पे थोड़ी चल रहा है भाई, अभी भारत आपको पता है जनसंख्या पहली है, जनसंख्या में पूरा विश्व में भारत पहले स्थान पर है। तो ध्यान रखना, औपनिवेशिक काल में भारत की आबादी में वृद्धि हुई, भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, उनको खाने के लिए उत्पादन भी चाहिए, तो उत्पादन कौन देगा, कृषि तो देगी, कई कंपनी से आटा थोड़ी बन के आता है, गेहूं से पीस के तो आता होगा। तो ध्यान रखना उसके, जिससे कृषि उत्पादों की मांग में क्या हुई सर, वृद्धि हुई। और इस स्थिति में औपनिवेशिक सरकारों ने, औपनिवेशिक सरकार किसकी बात कर रहा हूं, जो अंग्रेजी सरकार थी उसकी बात कर रहा हूं, 1700 से 1995 में। अपना भारत तो कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947, उससे पहले मैं तो 1700 की बात कर रहा हूं ना, 1700 से पहले अंग्रेज राज कर रहे थे, 200 साल राज किया ना अंग्रेजों ने, तो उन्हीं की बात है ये। इस स्थिति में औपनिवेशिक सरकारों ने, जो अंग्रेजी सरकारें थी, ने कृषि भूमि में वृद्धि के लिए वनों का सफाया कर दिया। भाई जनसंख्या बढ़ रही है आपकी, आप यूं करो वनों को साफ कर दो, ये फालतू ही तो खड़े, वनों को साफ कर दो। अब वनों को साफ किया, वहां खेती के लिए जमीन निकली, वहां खेती करना शुरू कर दिया, एक ने किया, दो ने किया, तीन ने किया, चार ने किया, ऐसे करते करते सबने करना शुरू कर दिया और जंगल क्या हो गए, खत्म। तो कृषि भूमि में वृद्धि के लिए वनों का सफाया किया गया, जिस कारण वन क्षेत्र में क्या गई, कमी। तो बेहतर जमीन प्राप्त करने के लिए और कृषि उत्पादों को या कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए वनों को साफ किया गया। कारण क्या था भारत की आबादी में क्या हो गई थी, वृद्धि। अब उनको उत्पादन तो चाहिए ना, खाने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए उन्होंने खेती, जो वनों को साफ करके खेती करना शुरू कर दिया। 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख वर्ग किलोमीटर, 67 लाख हेक्टेयर की क्या वृद्धि हुई है। कब से, 1880 से लेकर 1920, मात्र कितने साल, 40 साल। 40 साल में हमें कितनी खेती की जमीन मिल गई, 67 लाख हेक्टेयर। इसका मतलब ये कोई ऊपर से तो आई नहीं थी ना, आपने 67 लाख हेक्टेयर वन यहाँ भी खत्म कर दिए, खत्म कर दिया उन्होंने, तभी तो आपको मिली। तो पहला क्या ध्यान रखोगे, वन के विनाश का, जमीन की बेहतरी या कृषि की बेहतरी के लिए, ठीक है ना, उदाहरण। और ये थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे, आंकड़े बहुत ज्यादा ध्यान रखने जरूरी है इसमें। दूसरा आता है व्यवसायिक खेती। व्यवसायिक खेती जानते हो, वह खेती जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जैसे गन्ने की खेती होती है पैसे देती है, चाय की खेती होती है पैसे देती है, कॉफी की खेती होती है पैसे देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिनसे हमें पैसा प्राप्त होता है ना, वैसी जो खेती होती है उनको क्या कहा जाता है, व्यवसायिक कृषि कहा जाता है, या व्यवसायिक खेती। हेक्टेयर का मतलब जैसे ना यू मानना, बीघा में ध्यान रखना, तो ठीक है ना, एक हेक्टेयर में ना वो 1.3 कुछ होता है, तो आप बीघा तो जानते होंगे ना अपना, 1 बीघा 2 बीघा तो जानते होंगे ना। वैसे व्यवसायिक खेती, अंग्रेजों ने व्यवसायिक फसलों जैसे पटसन जानते हो, जूट पटसन, वो बोरिया बनती है अपने,
पटसन, नील देखिए, नील की खेती, ये सब वही है। गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। भाई व्यवसायिक खेती होगी ना, गन्ना आप कितना ही खा लोगे घर में लगाओगे तो। गेहूं अपने यहाँ तो, अपने राजस्थान में तो अपन केवल खाने के लिए लगाते हैं, बाहर पंजाब साइड तो बेचने के लिए लगाते हैं, तो वहां ये एक व्यावसायिक फसल होती है। कपास कोई खाता है क्या? बेचने का काम करते हैं ना। तो ध्यान रखना, पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास, और ये क्या होते हैं, ये उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। अब अंग्रेजों को पैसा चाहिए था भारतीयों से, टैक्स लेते थे ना वो, अब टैक्स ले रहे भारतीयों से, तो भारतीयों के पैसे कौन से कहीं से आ रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों ने सलाह दी कि तुम खेती करो ये वाली, हम ही तुमसे खरीद लेंगे और तुम्हें पैसा दे देंगे। ठीक है, तो मतलब ये खेती किसने करवाई? अंग्रेजों ने करवाई। इस तरीके से अब आपको पता है, गन्ना 3 साल तक एक खेती पे रहता है, कपास 2 साल तक रहता है, गेहूं तो चलो चलता है, पटसन 3 साल तक एक खेती पे रहता है। और जब कोई फसल 1 साल तक या 3 साल तक एक ही भूमि पे खड़ी रहती ना, तो भूमि के सारे उर्वरक क्षमता सोख लेती है और भूमि क्या हो जाती है? बंजर। अब बंजर भूमि पे कौन खेती करेगा? तो इनको पता है कि अपन वनों को साफ कर देंगे, वहां पे खेती कर लेंगे वापस जाके। तो इस प्रकार इन्होंने वापस वनों को साफ करना शुरू कर दिया। इस तरीके से वर्षों से की जा रही खेती के कारण भूमि उपजाऊ नहीं रही, तथा नई उपजाऊ भूमि के लिए जंगलों को साफ किया गया। नई भूमि प्राप्त करने के लिए जंगलों को साफ किया गया। फिर आता है चाय कॉफी के बागान। अब सरकार जो थे ना, ये जो अंग्रेज लोग थे, चाय कॉफी पिया करते थे। ठीक है, अब कॉफी कहां से लाएंगे? खरीद के, उगाना पड़ेगा। कंपनी में थोड़ी बनती है, उसको तो उगाना पड़ेगा। बोतल कहां की पानी की? यहाँ दिख रही? चाय कॉफी के बागान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग के कारण इनके बागानों के विकास को प्रोत्साहित किया गया। यूरोप, जो बाहर के, जो अमेरिका, ये जो साइड होते हैं ना, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड जो होते हैं, इनको यूरोपीय देश बोला जाता है। यूरोपीय देश जो थे, यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग थी, वहां पे इनको चाहिए था, वहां के लोगों को चाहिए था, रबड़ चाहिए थी, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। कहां से लाए? भारत है ना गुलाम बनाया हुआ, भारत के लोगों को। तो उन्होंने भारत के लोगों को कहा, और भारत के लोगों से जबरदस्ती, किसी दिन इतिहास पढ़ोगे ना, तो ये जो तुम आजादी लेके बैठे हो ना, और जिसपे तुम गर्व करते हो कि भारत एक आजाद देश है, भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो ये भारत तो 1100 से ही पहले भी है ना विश्व गुरु था, अब बना नहीं जा रहा अपन से। तो रीजन है ना, मतलब आज अपन आजादी लेके बैठे ना, तो बहुत बड़ा वो है कि कई लोगों ने इसमें योगदान दिया। ये देखो, हिस्ट्री, इतिहास जो है ना, मेरे थोड़े क्या है ना, बहुत ज्यादा करीब है। इतिहास मेरे को ना पढ़ाने में मजा आता है और पढ़ने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि मतलब, कहते हैं ना कि वो लोग मिलते हैं इसमें जिसके सामने अपना पूरा परिवार खत्म हो गया, माता पिता की गर्दनें उतार दी गई, लेकिन फिर भी वो इंसान गुस्से के बदले की भावना को ना लेकर फिर भी अपने देश के लिए लड़ा था, वो फिर भी अपने देश के लिए। तो ऐसे लोग देखने को मिलते हैं और आएंगे, कहीं ना कहीं जरूर आएंगे। तो यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग के कारण इनके बागानों के विकास को प्रोत्साहित किया गया। लोगों को कहा गया कि आप इसकी खेती करो, तो लोग भी समझदार, बाड़ाबंदी करना शुरू कर दिया, चारों तरफ बाड़े करना शुरू कर दिया, और जंगलों को साफ कर बागान विकसित किए गए। भाई जंगलों को हटाएंगे तभी तो खेती करेंगे। इस प्रकार वनवासी तथा वनों दोनों को क्या पहुंचाया गया? नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है शेरा, ये ध्यान रखना। अगला कौन सा आ रहा है? रेलवे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बेवजह का था। यहाँ तो चलो अपन ने खेती की तो काट के कुछ लगाए थे रहना वहां पे, तो भाई काट रहे, ये तो गलत है, लेकिन कुछ लगा ही रहना वहां पे। लेकिन रेलवे से कुछ नहीं लगा, पेड़ और सबसे ज्यादा कटे। क्या? 1860 के दशक में भारत में रेल लाइनों का जाल तेजी से फैला। अंग्रेज जो थे बड़े समझदार आदमी, अंग्रेजों ने गुलाम भी हमें बनाया, लूटा भी हमें, ठीक है, बर्बाद भी हमें किया, ओके, और अपना काम निकाल लिया उन्होंने। उनको है ना एक देश से, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में या अपने देश में ना, भारत का सोना भर भर के ले जाना था अपने शहर, अपने शहरों में, अपने देशों में। लेकिन बाबूजी कैसे लेके जाएंगे? बैलगाड़ी से जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा अपन ये रेल लाइन लगा देते हैं, भारतीय भी खुश हो जाएंगे कि यार हमारे लिए विकास किया इन्होंने, भाई हमारे लिए रेल लाइन लगा दी। पर उन मूर्खों को ये नहीं पता कि ये यहाँ पे रेल लाइन लगा के ना, वो कहते हैं ना चूहे को पकड़ने के लिए जाल लगाया गया, वो जाल वो डालते हो ना, खाना डालते हो चूहे को पकड़ने के लिए, वो खाना था, वो रेल लाइन अपने लिए। वो रेल लाइनों के माध्यम से ना अंग्रेजों की जो पकड़ थी वो भारत में पूरी तरह मजबूत हो गई। उनको भगाने में 200 साल लग गए, और उन्होंने 200 साल में पूरे भारत को खाली कर दिया। कहा जाता है कि पहले, मतलब ये है कि भारत के जो राजा महाराजा थे ना, मतलब अपना यहाँ राजस्थान का देख लो, राजस्थान से अमीर तो कहीं मिलेगा तुम्हें पूरे भारत में। लड़ाई दंगे वो जो होते हैं ना, युद्ध होते हैं, युद्ध होने पे अगर गोला बारूद खत्म हो जाता तो सामने वाला हार मान जाता है। भाई मेरे पे लड़ने आया कोई, मेरे पे गोला बारूद खत्म हो गया, अब मैं क्या ही लड़ूंगा, उससे हार मान लूंगा ना। लेकिन राजस्थान के राजाओं के पास इतना धन था कि अगर गोला बारूद खत्म हो गया ना, तो जो चांदी के गोले आते थे ना, चांदी के बड़े बड़े गोले, उन गोलों को दागा गया तोप में भर भर के,
चांदी के गोलों से युद्ध लड़ा था। ठीक है, मैं बात करूं अपने चूरू के किले की, ठीक है ना, चांदी के गोले दागे थे वहां से राजा ने। कहते हैं ना कि भारतीयों का तो भारत में तो चलो भारत का एक इतिहास अलग लेके चलते, लेकिन राजस्थान का जो इतिहास है ना, यहाँ के लोग आत्मसम्मान के लिए जीते। वो कहते हैं धड़ कट जाए पर लड़ते रहते थे। धड़ कट गया, लड़ते रहे अपनी रणभूमि के लिए। सिर्फ वो मतलब बहुत कुछ है राजस्थान तो, यूं मानो कि पढ़े जितना कम है, और पढ़ लो ना तो तुम्हें एक फील आ जाए कि यार वाकई में इतिहास कुछ है। लोगों का धड़ कटने के बाद लोग दोनों हाथों से तलवारों से लड़ रहे हैं। ठीक है, आंखों से अंधे होने के बावजूद भी सटीक निशाना लगाया गया। पृथ्वीराज चौहान मारा था मोहम्मद गोरी को, लगाया था सटीक निशान। वो था एक 4 बास 24 गज था ऊपर। पढ़ा होगा ना ये तो, कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे किसी दिन, इतिहास मिलेगा तुम्हें। तो ये ध्यान रखना भाई, बड़ा वो है। और जिस तुम आजादी पे फकर घूमे फिरते हो ना, ये यूं ही नहीं मिली है, कईयों ने बलिदान किया है। कभी आओ बड़ी क्लास में बताएंगे। रेलवे 1860 के दशक से भारत में रेल लाइनों का जाल बिछा तथा रेल पटरियां बिछाने के लिए आवश्यक स्लीपरों, स्लीपरों का मतलब जानते हो, दो रेल पटरियों के बीच में वो होती है। अभी तो वो सीमेंट के बनने लग गए, वो होते हैं ना रेल पटरियों के बीच में दो पिल्लर ऐसे, देखोगे ना पिल्लर लगे हुए रहते हैं। अभी तो सीमेंट के बनने लगे, पहले किसके बनते थे? लकड़ी के। लकड़ी के क्यों बनाए जाते थे? ताकि उनमें कंपन ना हो और रेल लाइनें अच्छे से चले। ठीक है, तो ध्यान रखना 1860 के दशक से भारत में रेल लाइनों का जाल तेजी से फैला तथा रेल पटरियां बिछाने के लिए आवश्यक स्लीपरों के लिए अत्यधिक संख्या में पेड़ काटे गए, क्योंकि वो लकड़ी के बनाए जाएंगे। और 1 मील लंबी पेड़, अब 1 मील का शायद मेरे को जहां तक आइडिया है ना, इसमें या तो 3.3 किलोमीटर होता होगा या 6, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, मैं कल देख के बता दूंगा। 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए, ज्यादा नहीं होता, 3 या 6 किलोमीटर मानते हो। ठीक है, तो लंबी पटरी बिछाने के लिए 1760 से 2000, यू मानते 1 मील को अगर मैं सपोज करो 3 मील मानता हूं, 3 किलोमीटर मानता हूं, तो 3 किलोमीटर मेरे को ये बिछाने के लिए जो रेल लाइन है, कितने लकड़ी के वो गुटके चाहिए? 1760 से या 2000, पास पास लगाओगे तो 2000, दूर दूर लगाओगे तो 1760, इतने तो चाहिए जरूरत होती थी, जिसके लिए लगभग 500 पेड़ों की आवश्यकता होती थी। इन 2000 को बनाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ते थे? 500 पेड़, केवल 3 किलोमीटर लाइन लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखो भारत के अंदर तो रेल लाइन कितनी बिछा दी आपने? 2500, कितना है? 25,500 किलोमीटर। कितने पेड़ काट दिए होंगे? कितने पेड़ काट दिए गए होंगे? और उसका दिख रहा है रिजल्ट अपन को, अभी तो दिखना शुरू हुआ है। यूं ही दुनिया, वो कहते हैं ना कि दुनिया का अंत तय है, तो वाकई में तय है। तो 1890 तक, 1860 में तो शुरू किया था बाबूजी ने, और 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जा चुकी थी। अतः वनों का तेजी से ह्रास हुआ। भाई बहुत जबरदस्त काटा ना वनों को इन्होंने, इनको तो लकड़ियां चाहिए थी। और इनको पता है अंग्रेजों को, हमारा कुछ नहीं जाना, हमारा कुछ नहीं जाना, पेड़ इनके, जमीन इनके, मजदूर इनके, लोहा इनका, हमें क्या करना है? बस इनका पैसा इनकी रेलगाड़ी में भर के अपने शहर लेके जाना। और यही किया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और वो भी है ना, देखो अंग्रेजों ने राज भी ना, वो फूट, वो कहते हैं ना, दो भाई जब आपस में लड़ते हैं, दो भाई जब आपस में लड़ते हैं तो तीसरा उनके बीच आकर उनके जो शानो शौकत होती है, राजनीति होती है ना, उसका फायदा उठाता है। ऐसा ही अंग्रेजों ने किया। यहाँ के राजा ही आपस में लड़ने लगे, पड़ोसी राजा ही पड़ोसी राजा से लड़ने लगे। तो जब दो लड़ते हैं ना, तो तीसरा कोई आके फायदा उठाता है, और बीच में अंग्रेज एंट्री करके, और ऐसी एंट्री करके गए कि 200 सालों तक पूरे भारत को ऊपर से नीचे तक लाके रख दिया। ठीक है, तो ये तो होता रहता है। चलो कोई नहीं, देखेंगे फिर कभी और। ठीक है, चलते आगे। ये बंद कर दे क्रिस, अपन कहां थे? ये ना, इसमें से देख लेना तुम, बंद कर दे भाई, ये ना।